हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 67 बीपीएससी के लिए जो है आपका हिस्ट्री क्लास चल रहा है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसका जो है वीडियो अपलोड डेली हो जाता है, ठीक है। सप्ताह में 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाता है। तो उसमें हम लोग राजपूत वंश पढ़े थे। राजपूत वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ठीक है, उसके संबंध में इतिहासकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है। और प्रमुख वंश जो थे उसको हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे लोग, ठीक है। आज हम लोग उससे संबंधित यानी कि जो भी वंश थे, प्रमुख वंश थे, जो अग्निकुंड से 4 वंश निकले थे उसको, और उसके अलावा भी जो भी भारतीय क्षेत्र में छोटे छोटे राजपूत शासक थे और वंश थे, उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बीपीएससी में या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर तैयार किया है। अब बारी बारी से उस वंश के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं वो पार्ट 1 था, ये क्या है पार्ट, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें जो भी वंश थे, प्रमुख वंश से संबंधित हम कार्य पढ़ेंगे लोग, और उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी जो कि बार बार बीपीएससी में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं लोग। प्रमुख राजपूत वंश। प्रमुख राजपूत वंश में पहला जो वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, या इसे कहीं कहीं किसी बुक में प्रतिहार वंश भी लिखा रहता है। ये लक्ष्मण के वंशज थे, जो श्री राम के भाई लक्ष्मण थे उनके वंशज थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का मतलब होता है किसी की रक्षा करना, यानी कि किसी के बात मानना, किसी के शासन का पालन करना। जिस तरह लक्ष्मण ने श्री राम के बातों का पालन किया था, उसी तरह गुर्जर प्रतिहार भी अपने बातों को, अपने जो जनता थे उसके शासक को, अपने जनता के क्या करते थे, सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो कहते हैं गुर्जर प्रतिहार कि हम लक्ष्मण के वंशज थे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो कहीं कहीं गुर्जर प्रतिहार वंश या कहीं कहीं प्रतिहार वंश लिखा मिलता है। इसके संस्थापक का बात किया जाता है, नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। इनकी राजधानी थी उज्जैन, जो बाद में क्या हो गई, कन्नौज हो गई। इनकी प्रारंभिक राजधानी का बात किया जाए तो इनका प्रारंभिक राजधानी उज्जैन था, बाद में कन्नौज हो गया। विस्तार का इनका बात किया जाए तो भारत में गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में जो है इनके राज्य का विस्तार था। नागभट्ट प्रथम जो थे अरबों के प्रारंभिक आक्रमण को असफल किए थे। अरब जो थे बार बार जो है अरब जो आक्रमण करते थे, जैसे कि मीर कासिम हो गया, मोहम्मद गजनबी हो गया, तो जो भी अरब के आक्रमणकारी थे वो आपके जो भारत देश था उसके पंजाब क्षेत्र से या गुजरात की तरफ से भारत में क्या करते थे, स्थलीय मार्ग से प्रवेश करते थे। तो नागभट्ट प्रथम जो था इस वंश का शासक, उसने क्या किया था, अरबों के प्रारंभिक आक्रमण को असफल किया। शुरू में जो अरब आक्रमणकारी थे उसको क्या किया था, गुजरात के क्षेत्र में ही असफल किया था। इस बात का जो पता चलता है ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। इस बात का पता किससे चलता है? ग्वालियर अभिलेख से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद इसी वंश का एक प्रतापी राजा था, वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसने धर्मपाल को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष होता तो सबसे पहले जो गुर्जर प्रतिहार वंश से उसमें वत्सराज ने क्या किया था, भाग लिया था। बार बार पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष को किसने शुरू किया था? वत्सराज ने शुरू किया था, और इसने धर्मपाल को पराजित किया था, वो कन्नौज के क्षेत्र को, और जीत कर क्या किया, उसको राजधानी बना लेता है। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी को उज्जैन से कन्नौज स्थापित किया था। नागभट्ट द्वितीय इसी वंश का जो शासक था, नागभट्ट द्वितीय अपनी राजधानी को क्या करता है, उज्जैन से कन्नौज को स्थापित कर देता है। उज्जैन से कहाँ कर देता है? कन्नौज से। तो प्रारंभिक राजधानी अगर आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, उज्जैन, और बाद में कहाँ स्थापित किया गया, कन्नौज को किया गया। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। इसने आदि बराह की उपाधि ग्रहण की थी, और यह विष्णु का उपासक था। क्या था? विष्णु का उपासक था। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा का बात किया जाए, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज था। ये क्या था? ये बराह का उपाधि, बराह जो भगवान विष्णु ने बराह का उपाधि लिया था राक्षस को मारने के लिए, ठीक है ना, वही बराह मछली है, उसका उपाधि धारण किया था, क्योंकि यह विष्णु का उपासक था। क्या कहता था? भगवान विष्णु को बहुत मानता था, इसलिए भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, बराह अवतार, जो कि मछली है, ठीक है, जो राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु ने धारण किया था। इसको मिहिर भोज ने क्या किया था? इस उपाधि को धारण किया था। इस वंश का अगर अंतिम राजा का बात किया जाता है, यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी तक राजा था, यशपाल। इसको याद रखिएगा। फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो भगवान लक्ष्मण जो उनके भाई थे, उनके उस वंश के उसी वंश से संबंधित हैं।
संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। राजधानी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन था, जो कि बाद में कन्नौज कर दिएगा। विस्तार का बात किया तो गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के प्रारंभिक आक्रमण को असफल किया था। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। इसका पता क्या चीज से चलता है? ग्वालियर अभिलेख से। वत्स राज के समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसमें धर्मपाल को क्या किया? पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज उज्जैन से कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज स्थापित किया था। अमीर भोज इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा था। इसने आदि बराह की उपाधि ग्रहण की थी और यह विष्णु का उपासक था। और इसका अंतिम राजा का बात किया जाए तो इसका अंतिम राजा तो था यशपाल था। हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको देख रहे हैं। ये जो वीडियो है पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए उपयोगी नहीं। हाँ, मेंस लिखते हैं तो इसका जो पॉइंट है उसको आप उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। अभी जो चल रहा है पीटी के लिए चल रहा है। इसी क्रम हम लोग देखेंगे लोग अगला वंश गढ़वाल वंश, या इसे राठौर वंश भी कहते हैं। गढ़वाल वंश राजपूत वंश, जितना भी वंश पढ़ रहे हैं सब राजपूत वंश है, ठीक है। तो दूसरा अगला वंश है गढ़वाल वंश या राठौर वंश। इसके संस्थापक का बात किया जाता चंद्रदेव थे। इसके संस्थापक का बात किया जाता चंद्रदेव। राजधानी का बात किया तो बनारसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राजधानी इसकी बनारसी थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौहान वंश का राजा चौहान वंश जो अजमेर और दिल्ली में जो राजा थे, चौहान वंश का राजा जो था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। वहीं जो था पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री, जो इस वंश का अंतिम राजा था जयचंद, ठीक है ना, उसकी पुत्री संयोगिता, उससे क्या करता था? ये प्रेम करता था। तो संयोगिता जो है क्या करती है? खबर भिजवाती है कि आप आइए, मेरा शादी जबरदस्ती किया जा रहा है, हमको उठाकर यहाँ से ले जाइए। तो वहीं पृथ्वीराज तृतीय जो है जयचंद्र की पुत्री को स्वयंवर से क्या करता है? अपहरण कर लेता है। ये प्रेम विवाह था, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो जयचंद जो क्या पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ा था, ठीक है, मोहम्मद गोरी को हराने के लिए क्या करता है? दूसरा जब तराइन का युद्ध होता था इसको साथ नहीं देता है और जो है पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। तो वहीं खीस सधाया था, ये गुस्सा में था कि हमारे बेटी के उठा के ले गया था, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो इस बात को याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है। अंतिम राजा का बात किया जाए, गढ़वाल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद्रदेव था। वहीं चंद्रदेव जिसकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान जो है किडनैप करके ले गया था। गोरी ने इसको जयचंद्र को जो है 1194 ईस्वी में इसको लगता था। मोहम्मद गोरी में भी इस बात को पढ़ा चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। चंदावर का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसको हम पढ़ा चुके हैं। जयचंद जो मोहम्मद गोरी के साथ देता है उसको लगता है कि ये हमको नहीं मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 2 साल बाद जो है क्या करता है, जो कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को क्या करता है? मोहम्मद गोरी मार देता है और इस वंश का जो है इस वंश का अंत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आता है एक नया वंश जो हम लोग पढ़ेंगे लोग, परमार वंश। परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। इसके संस्थापक का बात किया जाए तो किसी बुक में जो है उपेंद्र राज और किसी बुक में जो है कृष्ण राज, उपेंद्र राज और कृष्ण राज जो है इसके क्या थे? संस्थापक थे। राजधानी का बात किया जाए तो धारा नगरी था, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। धारा नगरी राजधानी। परमार वंश की राजधानी का बात किया जाए तो ये धारा नगरी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रमुख राजा का बात किया जाए तो राजा भोज, इससे संबंधित आप बहुत सारा कहानी भी सुने होंगे, ठीक है। राजा भोज, गंगूतेली, सब टाइप के लोग जो है कहानी कहता है। वहीं इसी राजा भोज का बात जो है उस कहानी में या कहावत में जो है बूढ़े लोग या आपके जो भी घर के लोग हैं कथा कहानी में इसी राजा का उपयोग करते हैं। तो इसका प्रमुख राजा वो क्या था? परमार वंश के राजा था राजा भोज। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज इसे कहा जाता है। कविराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो राजा भोज ने। क्यों कविराज कहा जाता था? इसके पीछे भी कारण है। इन्होंने कई मंत्र जैसे आयुर्वेद सर्वस्व समरांगण सूत्रधार की रचना की थी। चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि के संबंधित भी बहुत सारे इन्होंने पुस्तक लिखा था। यानी कहने का मतलब ये बहुत विद्वान आदमी था, बहुत सारा पुस्तक लिखा। गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, डॉक्टरी से संबंधित बहुत सारे इन्होंने पुस्तक लिखा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कविराज की उपाधि इनको दिया गया, ठीक है। कविराज की उपाधि इनको दिया गया, इधर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कह रहा है कि मीर भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी जो है, इनकी राजधानी धारा नगरी में जो इनका क्या था? परमार वंश का राजधानी था, वहां पे एक संस्कृत विद्यालय बनवाया। संस्कृत विद्यालय बनवाया। उसके बाद वहीं पर सरस्वती मंदिर, जो आज हम सरस्वती पूजा करते हैं लोग, जो भी स्टूडेंट करते हैं लोग, जो कि विद्या की देवी मानी जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर सरस्वती मंदिर किसने बनवाया था? इसका मंदिर कहीं भी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन पहले ऐसे राजा थे, राजा भोज पहले ऐसे राजा थे जो माता सरस्वती का क्या बनवाए थे? मूर्ति बनवाए थे।
थे धारानगरी मध्य प्रदेश में, और एक संस्कृत विद्यालय भी क्या किया था इन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद उससे संबंधित एक यहाँ पर पॉइंट है कि राजा भोज जो थे भोजपुर नगर की स्थापना किए थे। भोजपुर, ठीक है, राजा भोज थे उन्होंने भोजपुर नगर की स्थापना की थी। ये जो था परमार वंश से संबंधित जो था ये बात था। हम लोग अगले स्लाइड में जो है इससे संबंधित जो भी वंश बचते हैं उसको हम लोग देखेंगे। लोग आगे देखते हैं हम लोग इसी क्रम में आता है चालुक्य वंश, जिसे हम लोग सोलंकी वंश भी कहते हैं लोग। इसके संस्थापक का बात किया जाए तो मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे। राजधानी का बात किया जाए तो हिलवाड़, जो कि गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। इनका जो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश था ये मेनली गुजरात के क्षेत्र में जो है अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। इसी वंश के राजा एगो थे भीमदेव प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि मोहम्मद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, जो कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उस समय भीम जो प्रथम था, भीम प्रथम वहाँ का राजा था। उसके बाद बात किया जाता है प्रसिद्ध जैन विद्वान जो है हेमचंद्र, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जो है जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। इसी वंश के एक राजा थे जयसिंह सिद्धराज, उसी के दरबार में जो था प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जो था रहता था। भीमदेव द्वितीय के सामंत जो था भीम प्रथम के सामंत जो था बिमल शाह, उन्होंने माउंट आबू, जो कि कहाँ पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, पर्वत पर माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बार बार पूछता है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है, तो दिलवाड़ा जो मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। इसको किसने बनवाया था, तो भीमदेव के सामंत जो था बिमल शाह ने बनवाया था। कहाँ है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर इन्होंने बनवाया था। भीमदेव द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में गोरी ने क्या किया, पुनः आक्रमण करता है, लेकिन वो क्या होता है, हार जाता है। तो ये मोहम्मद जो गोरी था उसका जो क्या था, ये हार था। पहली बार इंडिया में भीमदेव द्वितीय के समय जो 1178 ईस्वी में क्या होता है, वो गुजरात के क्षेत्र में हार जाता है। तो फिर कहाँ जाता है, वो अजमेर यानी कि दिल्ली के क्षेत्र में जो लड़ाई करने जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध हुआ, लड़ता है और जीतता भी है। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी राजाओं ने कराया था, क्योंकि चालुक्य वंश को क्या कहा जाता है, सोलंकी वंश कहा जाता है। तो वहाँ के मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी राजाओं के समय हुआ था। उसके बाद माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, अभी बताए हैं, पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज जो था इस वंश का राजा, उसने अपने 7 पूर्वजों के मूर्ति का स्थापना करवाया था। माउंट आबू पर्वत पर क्या करता है, एक मंडप बनवाता है, यानी कि घर टाइप का बनवाता है। वहां पर अपने पूर्वजों को क्या करता है, 7 पूर्वजों के मूर्तियों को क्या करता है, स्थापना जो है जयसिंह सिद्धराज कराता है। तो ये जो था चालुक्य वंश या सोलंकी वंश से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछते हैं मेनली बीपीएससी में, उससे संबंधित ये बात था। आगे देखिएगा इसी क्रम में चौहान वंश, जिसे हम क्या कहते हैं, चहमान वंश भी कहते हैं। कहीं कहीं चहमान वंश मिलता है, कहीं कहीं चौहान वंश मिलता है। तो इसके संस्थापक का बात किया जाता है वासुदेव या चौहान मिलता है। कोई कहता है कि चहमान ही जो था चौहान वंश का स्थापना किया था, लेकिन किसी किसी बुक में वासुदेव मिलता है। तो अधिकांशतः अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो वासुदेव ऑप्शन में दिया रहता है। राजधानी का बात किया जाता है अहिछत्रत था, जो कि बाद में क्या हो जाता है, अजमेर यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में इसकी राजधानी स्थानांतरित हो जाती है। पहले क्या था, अहिछत्रत था, उसके बाद जो है अजमेर यानी कि राजस्थान में चला जाता है। इसी वंश का राजा था विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि जो था, राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ के जो राजकवि था कौन था, सोमदेव, उन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा सुने होंगे, मस्जिद जो था, ठीक है, वो पहले क्या था, जो मस्जिद था वो पहला विग्रहराज जो चतुर्थ था उसके निर्मित एक विद्यालय था, उसको तोड़वा कर उसी पर क्या बनवाया गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका चर्चा हम फिर से करेंगे। अंतिम राजा इसका बात किया जाता है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान था। अब देखिए ये लोग का राज जो था क्या था, इस लोग का अगर चौहान वंश से चहमान वंश का राज विस्तार का बात किया जाए तो कहाँ था, अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में था। अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में था, अजमेर में भी और दिल्ली में भी इनका राजा था, क्योंकि दिल्ली जो था इनका निकट संबंधी था, इनका ममहर था, इसीलिए अजमेर और दिल्ली यानी कि राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में जो है चौहान वंश का राज था। इसका अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिसे कहा जाता है, जो कि तराइन का युद्ध लड़ा था, प्रथम और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, 1191 में हुआ था, जिसमें क्या होता है, जीत जाता है। द्वितीय जो तराइन का युद्ध होता है इसमें जो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उसके बाद
चंद्रबरदाई जो था पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, राजकवि था, जिसने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने की थी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, राजकवि था। आगे इसी क्रम में हम लोग देखेंगे लोग, तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी, तो जयानक ने की थी। जयानक जो था क्या कवि था, उसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। आगे एक वंश है चंदेल वंश के बारे में हम लोग देखेंगे लोग। इसके संस्थापक का बात किया जाता है नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, नन्नुक थे। राजधानी खजुराहो थी, इसकी राजधानी क्या थी, खजुराहो थी। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि खजुराहो का विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल वंश ने करवाया था। आगे देखिएगा राजा धंग, इसी राज्य का, इसी वंश का एक राजा था राजा धंग, जिसने प्रयागराज जो गंगा और जमुना का संगम है वहाँ पर क्या लिया था, इन्होंने जल समाधि लिया था। जल समाधि जो है राजा धंग ने लिया था। विद्याधर ने मोहम्मद गजनबी से नहीं हारा था। विद्याधर इस वंश का एक ऐसा शासक था, विद्याधर, जिन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गजनबी का, भारत के इकलौता ऐसा शासक था जो कि मोहम्मद गजनबी का जमकर आक्रमण किया, जमकर सामना किया था, यानी पूरी तैयारी के साथ, और हार नहीं माना था। यहाँ मोहम्मद गजनबी को हार मानना पड़ा था, ठीक है। तो ये पहला ऐसा शासक था। उसके बाद कन्नौज के प्रतिहार शासक जो राजपाल था, जो क्या करता है, विद्याधर उसकी हत्या कर देता है। क्यों कर देता है, मोहम्मद गजनबी जब आक्रमण कर रहा था भारत में, ठीक है, तो ये कन्नौज का जो शासक था राजपाल, ठीक है ना, राजपाल क्या करता है, अपना राज्य छोड़कर भाग जाता है और मोहम्मद गजनबी से क्या करता है, लड़ाई नहीं करता है। इसी से गुस्सा होकर क्या करता है, विद्याधर जो था, विद्याधर चंदेल वंश का शासक, जिसने मोहम्मद गजनबी से भी हार नहीं मानी थी, वो पकड़ कर, ठीक है, क्या करता है, राजपाल की हत्या कर देता है, इसे जान से मार देता है, क्योंकि उसने मोहम्मद गजनबी के साथ नहीं लड़ा था और क्या हुआ था, ये भाग गया था, कौन, राजपाल। इसीलिए विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी। ये जो था राजपूत वंश से प्रमुख राजपूत वंश जो थे, ठीक है, उससे संबंधित पहला वीडियो अपलोड किया गया था कि राजपूत वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ठीक है, और कहाँ से राजपूत वंश आए थे, कैसे कैसे अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी। बाकी सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत था, और इससे संबंधित जो भी वंश थे, प्रमुख वंश, उससे संबंधित उसके संस्थापक और कौन कौन से प्रमुख घटनाएं हुई थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में, पार्ट 2 है, उसको पढ़े हैं लोग, ठीक है। ये जो यहाँ पर राजपूत वंश क्या होता है, समाप्त होता है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया था, तो दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश के। इसके बाद हम लोग इसी क्रम में उस वीडियो को अपलोड हम करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।